नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रामदेव आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे आईटीआई चैनल में। आप जानते हो कि हम एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें अभी तक मैंने आपको 8 सेट कंप्लीट करा दिए। मतलब कि 12 अप्रैल की तीनों और 11 अप्रैल की तीनों 6 और ये 9 आज नवा सेट होने वाला है। मतलब 8 सेट आप पूरे देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं हमारा नवा सेट। ठीक है, और इसी टाइप की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अगर हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं इस टाइप की, देखिए मैंने ये सब वीडियोस मैंने फ्री डाल रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इन सभी को भी देख सकते हो। और ये प्रीवियस ईयर वाली सीरीज को आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। एसएससी सीजीएल PYQ 2021 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार किया मैंने, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ जाके भी आप इन्हें सभी को देख सकते हो। और आप इसके अलावा खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो कि स्कोर क्या आ रहा है, खुद के नंबर्स कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वो भी बिल्कुल फ्री होने वाली है। हमारा ऐप डाउनलोड करना है, जस्ट आपको आईटीआई गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इसके साथ में। और ये हमारा बैच है। अगर आपको मेथड कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं और लगता है कि मुझसे आप कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो तो आप ये हमारा बैच भी ले सकते हो। जस्ट 31 अक्टूबर की इसकी वैलिडिटी है, 199 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और ये आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ हम आपको बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करते रहते हैं। देखिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, एक सेकेंड वेट करते हैं थोड़ा। प्रोजेक्टेड देखते हैं। देखिए ये एक संख्या है जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित 88 से पूरी करती है। n के सबसे छोटे मान के लिए m² n² का मान कीजिए। n का सबसे छोटा मान, देखिए सबसे पहले मैंने ये 48 देखा। 48 मैंने देखा कि 48 ये 48 है, ये 48 टोटल डिविजिबल है किससे? 8 से। तो जो n है ना, n क्या होगा? n एक इवन नंबर होगा। अब बताइए n का सबसे छोटा मान, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 1 डिजिट का सबसे छोटा इवन नंबर, मैंने कहा 2। n की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती है। 88 है मतलब 11 गुणा 8, 8 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल। मैंने 8 की डिविजिबिलिटी लगाई और n की वैल्यू 2 आ जाती है मेरे पास। अब मुझे लगाना है डिविजिबिलिटी किसकी? 11 की। देखिए 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18 और 9 27 माइनस, देखिए 4 और 5 9 और 3 12 प्लस m, 12 प्लस m। अगर ये नंबर इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 15 माइनस का m की क्या वैल्यू रखूं मैं कि कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए? मैंने कहा अगर m की वैल्यू में 4 रख देता हूं तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा और 11 11 से डिविजिबल होता है। m की वैल्यू आ गई ये मेरे पास 4 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 16 चौक 64। ये मेरा आंसर आ जाता बी वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि 25 3 + 4p डिवाइडेड बाय 12 और 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें एक रूल लगता है केवल ब्रॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये रूल आपको लगाना और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, करना दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए ये दे रखा है, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 और 5 60, 60 को अपॉन में लिखेंगे। 25 3 + 4p अपॉन में 60, 3 8 जा 24, 24 और 6 इधर ले जाएंगे इसे। 24 और 6 कितना हो जाएगा मेरा? 30 हो जाएगा। 30 8 24 और 36, ठीक है 60 बटे में 60 है ये 60। ठीक है, ये 60 इधर जाएगा। देखिए 6 और 3 18 गुणा 2 जीरो एंड में है ना, 25 चौक 100 आ गया। 4 गुणा 18, 18 चौक कितने होते हैं?
3 प्लस 4p की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये आ गई। ठीक है, 4p क्या आएगा, 4p इज इक्वल टू 72 में से 3 घटाओगे तो 69 आएगा, और 69 बटे में 4, ये 69, सॉरी 69, 69 बटे 4, 69 बटे 17 चौक 64, 68 और एकदम सा ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि देखिए 17 4 जा 68 और 169 अपन में 4, पी की वैल्यू क्या आएगी 69 अपन में 4, मतलब कि आंसर आ जाता है मेरा डी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28, 32 से विभाज्य हो जाती है। देखिए अगर मैं 7 घटा दूं तो 15 से, 24 से, 28, 32 चारों से डिविजिबल हो जाए। इसके लिए देखिए क्या करते हैं अपन, एक चीज बताता हूं इसमें कि देखिए इनमें 4 है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो वो पूरा नंबर डिविजिबिलिट होगा। 7 घटाने पर देखिए इसमें से मैं 7 घटाऊंगा, ये लास्ट के 90, 90 में 7 घटाऊंगा तो 90 बचेगा, और 90 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये वाला नंबर नहीं हो सकता। 60 ये कट जाएगा, 77 की अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 70 आएगा, और 70 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये वाला नंबर भी नहीं हो सकते। केवल ये 2 नंबर बचते हैं, इन 2 नंबर को मुझे चेक करना है। देखिए इसमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 8 3 24 होता है, 24 के लिए 8 3 24 चाहिए। नहीं ऐसा करते हैं, इसमें से क्या, देखिए मैं 7 घटाता हूँ, इसमें 7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, अगर इसमें से मैं 7 घटा दूं तो डिजिट सम क्या बचेगा 10060, 6 वाले 7 डिजिट बचेगा, 7 डिजिट सम, 7 डिजिट सम 3 से नहीं कटता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। केवल एक आंसर है मेरा बी, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमा लेता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पता करना मुझे, अंकित मूल्य, वो भी निकटतम। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 30% का लाभ है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। ठीक है, अगर कोई चीज 10 की है तो 3 का लाभ होता है। अगर 3 की वैल्यू मेरे पास, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30.9 दे रखी है, यह है प्रॉफिट, और मुझे चाहिए सीपी। सीपी आ जाएगा मेरे पास, पॉइंट से घटाऊंगा तो ये हट जाएगा, और 3 से काटूंगा 103, ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आ गया, ये मेरा आ जाता है सीपी। अब देखिए अब वो पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस आ गई, मार्केट प्राइस क्या है। इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, अगर आपको पता है तो अच्छा, नहीं पता तो आप इसे लर्न कर सकते हो। सीपी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, सीपी अपॉन में एमपी, कॉस्ट प्राइस कितना मेरे पास है 103, एमपी कितना मेरे पास फाइंड करना है, 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितने का 28%, मतलब कि 72, प्रॉफिट कितना मेरे पास 30, 100 प्लस 30 130, ये आ गया। मैं इसे काट लेता हूँ, किससे काटूं, 2 से काटूं तो 36 आएगा, 2 से काटूं 2 छंग 12 और 1 2 5 10, 65 आ गया, 65 आ गया, और ये आ गया। देखिए अब मुझे एमपी चाहिए, एमपी की मार्केट प्राइस के लिए क्या करूंगा मैं, 103 गुणा 65 बटे में 103 गुणा 65 बटे में 36 हो गया। देखिए 36, 5 7 35 लगभग मैं कर लेता हूँ, इसे 35 मान के 5 7 35 कर देता हूँ, 5 एकम 5, 1 गया तो 5 3 15, 13 3 39 और 13 कितना आया 13, और यहाँ 13 3 39 गुणा कर दिया मैंने, 13 का 130 में ये आया। 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7, 6 बचेगा 63, 7 नाम 63, 7 नाम 63 19, और 7 एकम 191, लगभग ये आ गया मेरा, तो ये मेरा आंसर हो जाता था 194। अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन किया है मैंने, उसने बोला भी है कि निकटतम मूल्य ज्ञात करना है मुझे, निकटतम के लिए मैं अपना अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना नहीं आता है किसी क्वेश्चन में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाओगे, क्योंकि सीजीएल में या प्री में या मेंस में ज़्यादातर कभी क्वेश्चन पूछ ले जाती हैं किसके, अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर की रेंज तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हो कि आंसर किस बीच में होने वाला है। 5th देखिए,
एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति 50 रुपए की दर से और उसने 35 वस्तु इतनी खरीदी, ठीक है। 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई तो उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए, उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए टोटल वस्तु 40, उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने, 35 और 5, मतलब 5 7 35 और 5 कम 5, ये मैंने ले लिया रेशो। आप देखोगे तो इस वाले पार्ट पर तो उसे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, जबकि उसे इस वाले पार्ट पे हो रहा है कितना, 20%, 10% की लॉस, ठीक है। 20 7 140, देखिए 20 7 140, 140 में से माइनस का 10 गया तो 130 आया। 130 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 8 बन जाए 8, 8 एकम 8 आया, 5/8, 8 8 6 48, 16 दशमलव समथिंग, ये मेरा आंसर आ जाता है सी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन था, आसान था, कर लिया आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए अगर एक साल में मुझे 8.5% का ब्याज मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 8 पंजे 40 और 2.5 42.5%, कितना मिलेगा, 42.5% का मुझे टोटल ब्याज मिलेगा। अब मुझे बस 17,650 का 8 8 7 25 क्या है, ठीक है, 42.5% मुझे पता करना है। देखिए कैसे पता कर सकते हो आप, इसकी रेंज भी देखिए, अगर 21,000 पे झूला तो 155 आएगा, 42.5% मुझे पता करना है। देखिए 17,650 का 42% कैसे पता करेंगे मैं बताता हूँ, गुणा, इससे मैं सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 40% प्लस 2.5%, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 प्लस 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कहती है 1/40, बस इसे निकाल के ऐड कर लेना है। पहले ये निकालता हूँ मैं, तो 5 से इसे डिवाइड करके 5 × 15 5 25, 5 × 15 और 0 दो का गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, 35 दूनी 70 आ गए। 1/40 और निकालना मुझे, ये वाला 1/40, तो 0 से मैं 0 काट दूंगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी तो काटूंगा 4 से। देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, एक आया, 4 चौक 16 आया और कितना आया, एक पता, तो 4 एकम 4, ये लिख लेता हूँ 441, ठीक है। देखिए ये प्लस ये टोटल मेरा ब्याज है और ये क्या है, प्रिंसिपल 17,650, सिंपल इंटरेस्ट 7,060 और ये 441, ये टोटल मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। दोनों को मिलाएंगे अमाउंट, 1 6 और 4 10 5 15 की 5 11 1 7 और 7 5 हासिल की 1, तो 25,151, ये आया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। आसानी से निकाल लिया हमने, बस आपको 42.5% निकालना आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, अगर आप वो निकालना सीख गए तो आसान था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें लगभग दे रहा है 115 और 151, अगर आप दूर भागते हो तो आंसर गलत आ जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3%, अब बताइए 33.1/3% मतलब 1/3, B शेष पूंजी का 25% मतलब 1/4 निवेश करता है, C शेष पूंजी का निवेश करता है, जो शेष बची उसे C निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो A का हिस्सा बताइए। मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर मुझे प्रॉफिट का रेशो चाहिए तो प्रॉफिट का रेशो वही रेशो होता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, जिस रेशो में मैं निवेश करूंगा उसी रेशो में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो रेशो देखिए, बताइए A ने इन्वेस्ट कितना किया, मैंने कहा सर 33.1/3%, मतलब कि A ने 1/3 इन्वेस्ट किया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 1/3, 186 का 1/3 निकालना है आपको, 186 का 1/3 कितना आएगा, 3 18 और 3 दूनी 6, 62,000, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 40 संख्याओं का औसत 50.5 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत
56 है, 28वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए, पहली 25 संख्याओं का 45 है, ये मैंने लिखी 25वीं संख्या, 25 संख्याएं लिखी और इनका औसत मेरे पास 45 दे रखा है। ठीक है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, ये मैंने लिखी 18 संख्याएं, इनका औसत है 56। 28वीं संख्या 67 है, सड़सठ है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? नहीं तो 26 और 27 निकाल दी जाए तो संख्याओं का औसत निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत मतलब कि अगर मेरे पास दो संख्या बची, 26 भी बची और 27 भी बची, ये दो संख्या बची, अगर मैं इन्हें निकाल दूं तो इनका औसत क्या बचेगा टोटल का, ये मुझे निकालना है। देखिए, टोटल का कितना दे रखा है? 50.5, ये टोटल का दे रखा है। आराम से करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, ये कितना कम है? मैंने देखा कि 5.5 कम है। ये कितना ज्यादा है? मैंने देखा ये कि 51 और हाँ, ये भी 5.5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 61 से 51 से 1 से जाओगे कितना, अगर मैं से 51 मान लूं, 1 से 6 16.5, ये कितना ज्यादा है? ये है मेरा 16.5 ज्यादा। ठीक है, ये है मेरा 16.5 ज्यादा। इन सब का डेविएशन आप बता सकते हो। डेविएशन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर 25 माइनस का देखिए 5.5 25 बार है और यहाँ 5.5 18 बार है, ये 5 है 18 बार है, तो क्या बचेगा? देखिए, माइनस का 7 बार 5.5 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 7 बार। देखिए, क्योंकि अगर 25 में से 18 घटाओगे तो 7 बचेगा, माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस का 7 गुणा 5.5 बचेगा, प्लस का 16.5 बचेगा। ये मल्टीप्लाई करता हूँ मैं से, 7 पंजे 35, 5 असल की 3, 7 पंजे 35 और 3 38.5 हो जाता है। माइनस का 38.5 और प्लस का 16.5, माइनस कीजिए कितना आएगा? 8 में से 2, 3 में से 2, माइनस का 22। देखिए, माइनस की 22 हो जाएगा। माइनस का 22 हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसे माइनस का 22, ये कितनी होंगी? प्लस की 22 होंगी डेफिनेटली। ये माइनस की 22 है तो ये कितनी होंगी? प्लस की 22 होंगी, प्लस की 22। देखिए, ये प्लस का 22, इन दोनों का एवरेज प्लस का 22 होगा, इससे जो भी है प्लस 22 होगा। देखिए, प्लस 22 इनका क्या रहा होगा? एवरेज। अब मुझे क्या करना है? इन 22 को देखिए, टोटल संख्या कितनी है? 46 है। अगर मैं 46 में दो संख्याओं को हटा दूं, कितनी बचेंगी? 44। अगर मैं इन सभी 22 को 44 पे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 0.2। 0 कितना आएगा? प्लस का इस पार्ट, ये पार्ट कितना आएगा? प्लस का 0.5। प्लस का 0.5। एक सेकेंड रुकते हैं। देखिए कि ये क्या हुआ, इनका एवरेज कितना था, मतलब इनका देखोगे आप, इन दो का कितना था? जितना भी था 55 से 51 था। इन 26 27 का कितना था? 51 था इनका। देखिए, ये 0.5 लेके चली गई। देखिए, अगर कोई चीज किसी को ले जाता है, ठीक है, प्लस 0.5 ये ले गई, मतलब कितनी कमी कर दी? -0.5 कमी कर दी। जितना ले गया उतनी कमी हो गई। तो अब 50.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो केवल 50 बचेगा और ये मेरा आंसर हो जाता है। ये सी मेरा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है,
बी की दक्षता ए की आधी है, ए रेशो बी ले लेता हूं मैं, एफिशिएंसी क्या दे रखा है, बी की दक्षता ए की आधी, अगर ये 2 है तो ये 1 है। इनके डेज कितने होंगे, अगर ए 1 दिन लेता है तो बी 2 दिन लेगा। देखिए देखिए ए 3 दिन में 1/5 काम करता है। 1/5 अगर मैं बोलूं तो मैं इसे लिख देता हूं डायरेक्टली कि 20% काम करता है। कितना काम करता है वो, 20%। कितना काम करता है, 1/5 मतलब 20%। और देखिए बी डेज का रेशो देख लीजिए आप एक बार, ए अगर 1 लेता है तो ये दोगुने काम, बी 2 दिन दोगुना टाइम लेता है। तो मतलब अगर ये 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में कितना करेगा ये, 6 दिन में देखूं तो 1/5 करेगा, 6 दिन में ये 20% करेगा। ठीक है, अगर भी 6 दिन में 20% करता है तो 3 दिन में कितना करेगा बताइए, 3 दिन में ये करेगा केवल 10% काम। देखिए ए 3 दिन में 20% काम कर रहता है, बी 3 दिन में 10% काम करता है। अगर मैं दोनों को एक ही दिन काम करवा लूँ, 3 दिन ही काम करवा लूँ, तो दोनों मिलके 3 दिन में 30% काम कर देंगे। केवल काम जुड़ेगा, टाइम सेम रहेगा, 20 और 10 30% हो गया। उस काम का आधा भाग कितने दिन में कर सकते हैं, देखिए 30% 3 दिन में, और वो कह रहा है कि 50% काम करवाने, बताइए कितने दिन लगे। मैंने बोला अगर 30% 3 दिन में कर रहा है तो 50% वो 5 दिन में कर देगा काम को। ये मेरा आंसर हो जाता है, आंसर ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x की दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से x दूरी तय करता है। देखिए 5 की स्पीड से उसने कितनी थी, 5x, और 5 की स्पीड से उसने की x की। अब आगे पढ़िए, और 6 की स्पीड से 4x दूरी तय करता है, उसे टोटल टाइम 112 लगता है। देखिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन में टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू टाइम आ जाएगा। सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करूंगा तो मैं टाइम आ जाएगा, टी अपॉन में एस इज इक्वल टू टी। ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा मैं, टी अपॉन में एस इक्वल टू टी, ये वाला फॉर्मेट यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, मैंने देखा 5x, 5 की स्पीड से x। देखिए क्या मैं 5x और 1x को जोड़ सकता हूँ क्या, 6x लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि स्पीड तो कॉमन है ना 5x, तो मतलब 6x दूरी इसने 5 की स्पीड से चली। अब देखिए 4x की दूरी वो 6 की स्पीड से चलता, क्या 4x की दूरी वो 6 की स्पीड से चलता है, और इक्वल में मेरे पास टाइम आता है जो कि 112 है। 112 सही नहीं है क्योंकि मिनट में दिया गया है, 60 से भाग दे के इसे डिवाइड कर लेता हूं मैं, डायरेक्ट काट लीजिए इसे, 4 से कट जाएगा, 4 है 4 दूनी 8 और 4 8 32, ये आ जाएगा 15। ठीक है, झकनक 36 और 5 चौक 20, 36 और 20 कितना होता है 56x बटे में 30 आ गया, बराबर में 28 बटे में 15। ठीक है, 15 दूनी 30 और 28 दूनी 56, 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। कुल दूरी याद कीजिए, कुल दूरी कितनी थी, देखिए कुल दूरी कितनी, 6x और 4x 10x, और x की वैल्यू 1, तो 10 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस का 11 है, तो एक्स वाई जेड माइनस 12 है। लगातार रिपीट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्ट बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैसे करते हैं बताओ आपको, स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ माइनस का 11 बोल के बता देता हूँ फिर भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। भाई मैंने लिखा है, देखिए 11 दूनी 22 और 4 25, कितना हो गया मेरे पास 25, 22 और 4 26, और ये कितना होगा 26 होगा, 26 आ गया। आप ये भी फॉर्मूला जानते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, इसे मैं के मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई प्लस
क्या होता है एक्स एक्स क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये हो गया, और यहाँ क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 26, और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 11 है, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 गुणा 37, 2 गुणा 37 आ गया। 37 दूनी कितना होता है 74 होता है। 74 में आप ऐड कर दोगे कितना आ गया 12 थी 36 प्लस का 36 है, 12 थी 36 प्लस का 36 हो, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 बचा, 4 में से 3 गया वो 6 में से 3 गया 3, 38 मेरा आंसर आ जाता है। ये मेरा आंसर आ गया अभी। फॉर्मूले अगर आपको नहीं आया मैंने जो यूज़ किए मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए। ये देखिए पहला फॉर्मूला मैंने ये यूज़ किया, ये पहला फॉर्मूला मैंने ये यूज़ किया था, ये वाली वैल्यू निकाली थी। और दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या यूज़ किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x/z इक्वल में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया। आप ये नहीं यूज किए, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि आंसर जल्दी आ पाए अपना। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये हमारा बैच है। अगर आपको मेथड अच्छी लगती है तो आप ये बैच भी ले सकते हो, बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक ये बैच होने वाला, कंप्लीट अरिथमेटिक प्लस एडवांस। देखिए 1.6 का क्यूब, 0.9 का क्यूब, 0.7 का क्यूब। एक लाइन का क्वेश्चन है, समझा देता हूँ फिर भी। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। आपको एक बात तो पता है, ये क्या क्या बात पता है क्या, अगर ए प्लस यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, मतलब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0। देखिए इसे इसे और इसे ऐड कीजिए, कितना आएगा 0 आएगा। देखिए 0.9 और 0.7 1.6 आएगा, माइनस का 1.6 और 1.6 माइनस 1.6 0 होगा। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा 3a v और c। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस के कतई आंसर नहीं होने वाले। पॉइंट के बाद 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो ये मेरा आंसर आएगा पॉइंट के बाद 3 डेसिमल। क्योंकि 6 नाम 54, 4 7 28, 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, केवल एक ही आंसर है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के आधार को 40% की वृद्धि की जाए, उसकी ऊंचाई कितने % बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में केवल 60% की वृद्धि हो। किस टाइप के होते हैं ये बताता हूं करके। एरिया 2 चीजों पे डिपेंड करता है, बेस गुणा हाइट पे। मतलब फॉर्मूला तो हाफ बेस गुणा हाइट होता है, लेकिन बेस इंटू हाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब मुझे चाहिए हाइट का रेशो, किसका चाहिए हाइट का, ऊंचाई कितने % बढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हाइट में लिखूंगा कि हाइट इक्वल टू एरिया अपॉन में बेस। फिर मैं देखूंगा एरिया का रेशो बनाऊंगा मैं, एरिया क्या हुआ 60% बढ़ गया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, अगर वैल्यू 5 थी तो वो 8 हो जाती है, अगर वो 5 थी तो वो 8 हो जाती है। 3/5 इसकी 2/5, 5 से 7 हो जाती है। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा और 7 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 7:8। एरिया का रेशो आ गया मेरे पास
7 से कोई चीज़ 8 हो जाती है, मतलब प्लस का 1/7, 14.29%। डायरेक्ट आंसर मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये दो कॉन्ग्रुएंट वो सॉरी सिमिलर ट्राइंगल हैं एबीसी और पीक्यूआर। एरिया एबीसी बराबर ये दे रखा है 64 और 169। यदि ए बी ये है, बी सी ए और ए सी ए, तो पी आर में कितना है? देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये किसका है? एरिया का रेशो दे रखा है, एरिया का रेशो। अगर मैं इसे इसका अंडर रूट ले लूँ, अंडर रूट कितना आएगा? 8/13। ये अंडर रूट ले लिया मैंने, क्या ले लिया? अंडर रूट। तो ये रेशो बन गया उनकी साइड का, बन गया साइड का रेशो। देखिए क्या करते हैं अपन, क्या पूछा मेरे से? पी आर पूछा, ये पी आर, ठीक है। और पी आर देखिए पी और आर है, तो इसका ए और सी ले लीजिए। पहला एबीसी वाला ट्रायंगल तो ए सी लिखिए, ए सी कितना है? 16 बटे में पी आर, ये मुझे फाइंड करना है। देखिए 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, ये मेरा आंसर रहता है। सिमिलरिटी है, आपको आना चाहिए। ज़्यादातर सीजीएल की पेपर्स में, मतलब प्रीवियस ईयर जो भी मैंने कराया, एक नोटिस किया कि सिमिलरिटी नॉर्मली पूछी जाती है। नॉर्मली ये नहीं पूछी जाएगा तो सर्कल तो आ ही जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए सर्कल आ जाता है, सर्कल आएगा, इस सब में आता है सर्कल। बिना सर्कल के कोई सेट ही नहीं बनता ज़्यादातर एसएससी सीजीएल का। तो देखिए सीजीएल का टेस्ट नहीं बनता बिना सर्कल के, जब तक वो ज्योमेट्री में सर्कल ना डाल दे। पी क्यू आर की बजाय पी क्यू और पी आर को क्रम से बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है। एस क्यू आर और टी आर क्यू के समद्विभाजक बिंदु यू पे मिलते हैं। यदि क्यू यू आर 69 डिग्री है तो पी की माप ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम मैं आपको बनाना बताता हूँ। एक्चुअली में ये इसका डायग्राम रहता है कि पी क्यू आर रेक्टेंगल रहता है, पी क्यू को बढ़ाया जाता है एस तक और ऐसे बढ़ाया जाता है टी को, और दोनों के आप समद्विभाजक खींचोगे ऐसे ऐसे करके, यहाँ यू बनेगा। ये समद्विभाजक है मेरे, ये दे रखा 69 डिग्री। पी पूछा है, पी क्या होता है? एंगल यू, एंगल पी इज इक्वल टू 90 माइनस सॉरी यू के को एंगल यू इज इक्वल टू 90 माइनस पी का हाफ, पी का हाफ होगा, ठीक है। यू की वैल्यू दे रखी 69 इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी का हाफ। एंगल पी का हाफ इज इक्वल टू 69 और 90 का डिफरेंस कितना आएगा? 70 20 21 डिग्री, 21 दूनी 42, ये मेरा आंसर हो जाता है 42 डिग्री। 21 दूनी 42, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक इंटीरियर एंगल के लिए बनता है, वो होता है 90 प्लस पी/2, और एक एक्सटीरियर के लिए बनता है, उसे बोलते हैं 90 माइनस का पी/2। तो फॉर्मूले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एमएनपी एक वृत्त के अंदर बना है। एनपी 32 है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। बनाते हैं, चलो। एक समद्विबाहु त्रिभुज, पहले देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी दो साइड इक्वल रहती हैं, एक वृत्त में बना है। ये दो साइड दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस का। क्या? सरकम रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए बी सी अपन में 4 डेल्टा, 4 एरिया। इस फॉर्मूले में यूज करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करते हैं एक। ये सर्कल हो गया, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें ये क्या है? एम एन और ये पी। ये 16√5 हो गया, ये भी 16√5 हो गया, और ये 32 है। लेकिन मैंने इसमें बाइसेक्टर बाइसेक्टर बना दिए, बाइसेक्टर। तो ये क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ये 16 हो गई और ये भी 16 हो गई। देखिए आप इसे देखोगे तो इसका जो बाइसेक्टर होता है वो इसका परपेंडिकुलर होता है। देखिए परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस। देखिए इनका रेशो ले लेते हैं। 16 कॉमन है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे आप, √5 का स्क्वायर 5, और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ले लोगे। 5 - 1 4 आया, 4 का अंडर रूट 2 होता है। 2 का 16 टाइम 32, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल का देखिए, केवल ये हाफ वाले का कितना आएगा? हाफ।
16 × 32, लेकिन ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल एरिया, ये 2 से 2, ये मेरे पास आ जाता 16 × 32। वैसे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो भी मेरे पास आंसर आ जाता पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। दूसरा तरीका आप हीरोन्स फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। हीरोन्स फार्मूला से अभी आप एरिया निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज माइंड में आ रही होगी सर कि एरिया क्यों निकाला इस ट्राइंगल का, देखिए आर बराबर सरकम रेडियस इक्वल टू ABC अपन में 4 डेल्टा होता है, ये है फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे ABC, ए क्या है, ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 16√5, बी क्या दे रखा है 16√5, सी क्या दे रखा है, सी बताइए, सी मेरे पास कहाँ है, हाँ सी 32 दे रखा है, अपन में 4, डेल्टा कितना है मतलब एरिया 16 × 32, ये 4 से 4 कटेगा, 4 चौक 16, √5 × √5 5 और 5 चौक 20, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन आपको। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x है, आयतन y है, y बराबर 14x दे रखा है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। y की जगह क्या रखेंगे, हम आयतन रखेंगे और x की जगह हम क्षेत्रफल रखेंगे। y की वैल्यू, एक गोले का आयतन बताइए क्या होता है, 4/3 πr³, 14 लिखा मैंने। x की वैल्यू बताइए, क्षेत्रफल बताइए, गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने देखा कि 4πr² होता है, 4π से 4π कट गया, r² से r³ कट गया, r बचा 14 दूनी 28, 14 42, ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, पहली चीज रेडियस और दूसरी चीज हाइट। आधार का क्षेत्रफल, ये यहां से रेडियस निकाल लूंगा मैं, रेडियस इसमें रख के मैं हाइट निकाल लूंगा। पहले रेडियस के लिए पढ़ता हूं मैं, आधार का क्षेत्रफल πr² बराबर 38.5, 11 दूनी 22 और 11 33 और 11 पंजा 55, 3.5। ठीक है, 2 से किस काटोगे 7, कितना आएगा 3.5, 5, 3.5, r² बराबर कितना है 3.5 × 3.5, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3.5। ठीक है, आर आ गया। दूसरा वैल्यू की बढ़ते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, 2πr और h कितना दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। काटिए, कैसे काटेगा, 22 से डायरेक्ट काट लेता हूं मैं, 22 दूनी 44, 17 बचे 176 हो गया, 136 में 22 अट्ठा 176, 28 आ गया। ठीक है, और आप इसे काटोगे 7 से कितना काटोगे, 7 पंजा 35, 0.5। देखिए 0.5 गुणा 2 करोगे तो 1 आएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो h बराबर डायरेक्ट 28 आ गया। हाइट कितनी आ गई 28। ठीक है, रेडियस ये, योर हाइट ये, आयतन बताइए। वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम बताइए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है πr² h, 7 से काटे 0.5। देखिए आपको यहाँ 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब आंसर इवन होगा। 1408 बचा, 1778 बचा। आप देखिए एक और चीज, आप एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो क्या, कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखिए 8 और 4 12, एक ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल। एक और लगा सकते हो कि 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 दूनी 14 और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है ये, तो केवल ये आंसर है मेरा, ये 7 का मल्टीपल है। 7 चौक 28 इसमें है, 7 पंजे 35 इसमें है, तो अब 7 का। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम आयतन ज्ञात करते समय 7 और 11 का मल्टीपल देख के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 और 11 का मल्टीपल आप निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आप अपनी टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस रहने वाली है। आप आसानी से इसे प्रैक्टिस करिए। इन सभी क्वेश्चन को ऐप डाउनलोड करना है आपको, बस आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करना है और आप आराम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू याद कीजिए। देखिए 0 से 90 के बीच में वैल्यू है, मतलब ना तो 0 हो सकता ना 90 हो सकता, 0 और 90 के बीच हो सकती है कोई भी वैल्यू। देखिए तरीका देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चूंकि इसके आगे माइनस लगी इसलिए ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा माइनस का 3 साइन थीटा है एज इट इज लगा, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है। प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है प्लस का 1 इक्वल टू 0। सीधी तरह 4 का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस का 4ac, 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1 आएगा बटे में 2a, 2 दूनी 4 एंड अपटे में क्या आता है 2a आता है, मतलब 2 दूनी 4 आ गया। देखिए अगर मैं प्लस लूँ तो 3 और 1 4, 4 में से 4 कट गया तो 1 आएगा। अगर मैं 3 अगर ये मैं माइनस का साइन लूँ तो 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 4, 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। देखिए साइन थीटा की 2 वैल्यू आई, दोनों ही पॉसिबल है, 1 भी हो सकती है 1 बटे 2 भी हो सकती है, लेकिन 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 90 इसने मना किया कि 90 नहीं लोगे आप, 90 से छोटा चाहिए, 90 नहीं हो सकता, लेकिन 1 बटे 2 ले सकता हूँ। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 बटे 2 है तो साइन थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर मैं 30 यहाँ रखूँगा 30 डिग्री 1 प्लस में कितना होता है ये 2 बटे रूट 3 होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2 बटे रूट 3, टेन 30 डिग्री होता है 1 बटे रूट 3। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 3 बटे रूट 3, मतलब कि रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दो तरीके करने के, क्या या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। वैल्यू पुटिंग कितनी कर सकते हैं हम यहाँ, वैल्यू पुटिंग करने के लिए 0 रख सकता हूं मैं, लेकिन cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 1 गुणा 1 बटे में 1 आ जाएगा, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। cos 0 डिग्री 1 का स्क्वायर नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तरीका बताइए आप इसे कर कैसे सकते हैं हम। वैल्यू पुटिंग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने 0 डिग्री की तो नहीं हो रहा, 90 डिग्री नहीं करूंगा क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा। आप बताइए क्या किया जाए। क्या करूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। देखिए क्या करता हूँ मैं, इसको खोल लेता हूँ, इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। सेक थीटा का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया मेरे ब्रैकेट में बंद किया। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये वाला पार्ट बचता है। देखिए अगर मैं इसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपन में कॉस साइन अपन 1 माइनस साइन थीटा अपन में कॉस। हाँ ये किए, देखिए ये वाला पार्ट मैंने सही किया, बस इसे थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है, इसे मैं सुधार लेता हूँ। देखिए इसका स्क्वायर है, मतलब सेक थीटा क्या होता है 1 बटे में कॉस होता है, माइनस टेन क्या होता है साइन बटे में कॉस, क्या होता है साइन बटे में कॉस। देखिए मैं क्या करता हूँ
कॉस कॉमन लेता हूँ, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है। इससे मैंने ये काट दिया फिर से। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा दोनों कट जाएंगे, तो आंसर मेरे पास आएगा 1। ठीक, इसे सॉल्व मुझे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने इसमें पहले तो वैल्यू रखी 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी 1 निकल के आई थी 1, और cos 0 कितना होता है 1, तो इसकी भी 1 आई थी। तो दो वैल्यू थोड़ा दिक्कत कर रही थी, इसीलिए मैंने 1 ना रखते हुए इसे बेसिक से सॉल्व मुझे करना पड़ा। ठीक है, 20 देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 45 मीटर ऊंचाई वाले के पेड़ की जमीन पर छाया 15√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये आ गया, परपेंडिकुलर बटे बेस कीजिए, 45 बटे 15√3 कीजिए, क्या ले रहा हूं मैं 10 थीटा। 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, 15 3 45 और √3 से ये काटा तो √3 आया। अगर 10 थीटा √3 है तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। ये मैंने करवा दिया आपको सभी क्वेश्चन। आगे जस्ट बचते हैं पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। अगर आपको उनकी ज़रूरत है, आप करना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो, तो कमेंट कीजिए, क्योंकि उसमें केवल रेशो और परसेंटेज आती है, तो ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप आसानी से उसे कर सकते हो। अगर कोई डाउट मन में रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। सभी की लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।